हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद डॉक्टर रफ़ी में आपका खैर मकदम है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है एल्फ्रेड वेगनर ने दी 1912 में, लेकिन हकीकत में 1912 तक हमारे ज्योग्राफिकल वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट ये था कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो डायनेमिक नहीं है बल्कि परमानेंट है, वो बिल्कुल स्टैटिक है। लेकिन इसी चीज़ को जो है थोड़ा दो स्कॉलर्स ने, जिनका नाम था अब्राहम ऑटिलियस, वो एक डेनमार्क के मैप मेकर थे, और दूसरे स्कॉलर जो हैं वो जोग्राफ़र थे असल में, उनका नाम था एंटोनियो एस पेलेग्रिनी, वो फ्रांस के जोग्राफ़र थे। उन्होंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो अर्थ का क्रस्ट है वो परमानेंट नहीं है लेकिन डायनेमिक है, थोड़ा सा वो ड्रिफ्ट कर देता है। लेकिन हालांकि वो इस चीज़ को जो है फाइनलाइज नहीं कर पाए, तो इसीलिए 1912 में अल्फ्रेड वेगनर साहब आए। उन्होंने इस चीज़ को एक थ्योरी की शक्ल दे दी जिसका नाम उन्होंने रखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो उसमें उन्होंने जो है क्या बात कही, दैट वाज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अल्फ्रेड वेगनर असल में एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जो क्लाइमेटोलॉजी को जानते थे, मौसमों को परखना, समझना, उन्हें जांचना, उनके बारे में जो है कोई आर्गूमेंट करना, वो उसका काम था। तो वो बिल्कुल परेशान हो गए, परप्लेक्स हो गए। उन्होंने मतलब किस चीज़ ने उसे परेशान किया? दो चीज़ों ने उसे परेशान किया। एक जो परेशान करने वाली बात थी वो ये थी, उन्होंने ग्लेशियल डिपॉजिट को देखा इक्वेटोरियल रीजन में। देखिए, अगर ये अर्थ है हमारी, अगर ये हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ को जो है, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, इसके जो पोल के पास जो एरिया है, जो ये हुआ आपका ऊपरी वाला नॉर्थ पोल, और ये है नीचे वाला साउथ पोल। इन पोल वाले एरियाज़ को हम पोलर एरियाज़ कहते हैं, पोलर एरियाज़ या सब पोलर एरियाज़। ये जो बाकी वाला एरिया है, इसको हम जो कि मतलब जिसके बीच में से इक्वेटर क्रॉस कर जाता है, इसको हम इक्वेटोरियल एरिया कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या चीज़ देखी? उन्होंने ये देखा कि जो पोलर एरियाज़ थे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है अल्फ्रेड वेगनर को किस चीज़ ने परेशान किया। उन्होंने क्या देखा, एक सेडिमेंट्री रॉक थी जिसको वो इवापोराइट कहते थे। इवापोराइट रॉक जो है जो ऑरिजिनेट होती है, जिसका ऑरिजिन होता है बाय इवापोरेशन ऑफ सी इन द एनक्लोज्ड बेसिन एट इक्वेटर। तो ये इवापोराइट रॉक असल में इक्वेटर के पास मिलती है, इक्वेटर के पास। लेकिन उन्होंने जो है इस इवापोराइट रॉक को सब पोलर एरिया में देखा, यहाँ पे सब पोलर एरिया में देखा। और इसी तरह जो है कुछ ग्लेशियल डिपॉजिट जिनका होना यहाँ पे लाजमी बनता है पोलर एरियाज़ में, उन्होंने उन ग्लेशियल डिपॉजिट्स को यहाँ जो है इक्वेटोरियल एरिया में देखा। तो वो परप्लेक्स हो गए। अब उनके जहन में दो बातें आई, या तो जो है क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से क्लाइमेटिक जोन जो है शिफ्ट हुए हैं। मान लो ये अर्थ का एक एरिया है, ये दूसरा एरिया है, तीसरा एरिया है, और जो एरिया क्लाइमेट का जो है क्लाइमेटिक जोन इस एरिया में बनता हो, वो इस एरिया में नहीं होगा, इस एरिया में दूसरा क्लाइमेटिक जोन होगा, और पोलर एरिया में तीसरा क्लाइमेटिक जोन होगा। लेकिन उन्होंने देखा, उन्होंने कहा या तो क्लाइमेटिक जोन जहाँ पे कहीं सर्दी थी और वो वाले एरियाज़ यहाँ पे आए हैं जहाँ पे आजकल गर्मी है, तो ये या तो क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट हुए हैं, और जहाँ पे आज गर्म वाले इलाके हैं वहाँ कभी सर्दी हुआ करेगी, मतलब हुआ करती थी। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने कहा, अगर क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट नहीं हुए हैं तो फिर जो है कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुए हैं। ये कॉन्टिनेंट जो है कहीं पे आज जो ये कॉन्टिनेंट नंबर 1 है, ये 2 की जगह पहुंचा है, ये 3 है, ये 4 की जगह पहुंचा है। तो फिर जो है उन्होंने कहा नहीं, अब थोड़ा सा जो इस चीज़ को है और क्रिस्प बना देते हैं। उन्होंने ये कहा कि क्लाइमेटिक जोन जो है, ज़मीन के जो क्लाइमेटिक जोन है जो कि सन से बनते हैं, सन तो जब से पैदा हुआ है, मान लीजिए जो है सन 6 बिलियन ईयर पहले पैदा हुआ है, तो तब से जहाँ जिस जो है एरिया में या जिस दिशा में, जिस ऑर्बिट में सन चमक रहा है या घूम रहा है, तो वो उसी जो है उसका वही पोजीशन है। तो वो जहाँ पे गर्म इलाके क्रिएट करता है, गर्म मौसम क्रिएट करता है, वहाँ पे तब भी गर्मी थी, आज भी गर्मी है। और जहाँ पे थोड़ा सा अर्थ का जो है इंक्लिनेशन है, जहाँ पे पोलर एरियाज़ है, वहाँ अर्थ के बनने के बाद से जो पोलर एरियाज़ थे आज भी पोलर एरिया से मतलब ठंडी है। तो क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। हकीकत में क्या उन्होंने जो है फिर जहन में बात बिठाई, असल में जो कॉन्टिनेंट्स हैं वही शिफ्ट किए हैं। तो उसी थ्योरी को उन्होंने कहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब आगे चलते हैं, इस चीज़ के बारे में कुछ बेसिक जो है बातें उन्होंने प्रेजेंट की। वो बेसिक बातें क्या थी? सबसे पहली बात ये थी कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनको उन्होंने जो है सियाल कहा। वो कॉन्टिनेंट्स जो हैं या सियालिक मासेस, सियाल फ्लोट करता है सीमा के ऊपर बिल्कुल किसी रेजिस्टेंस के बगैर, रेजिस्टेंस फ्री मूवमेंट होता है सियाल का सीमा के ऊपर। पहली बेसिक बुनियादी बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात ये कही, कार्बोनिफेरस पीरियड में, कार्बोनिफेरस पीरियड की एज का अगर हम देखें
286 to 360 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। उस एज में क्या हुआ था, सारे कॉन्टिनेंट ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये सारे एक साथ यूनाइटेड थे और उसको उन्होंने कहा पेंजिया। वैगनर ने इस नाम का दे दी, इस जो है इस चीज़ को कहा पेंजिया। पेंजिया का मतलब ही है होल अर्थ। ओके, तो उसके बाद जो है ये नॉर्दर्न पार्ट में उन्होंने क्या कहा, नॉर्दर्न पार्ट में नॉर्थ अमेरिका था और यूरोप और एशिया, यानी जिसे यूरेशिया यहाँ लिखा है, और इस पेंजिया के साउदर्न पार्ट में साउथ अमेरिका था, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। फिर उन्होंने कहा कि इस पेंजिया के ऑल अराउंड जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं, ये एक सी था, वाटर बॉडी थी, इसको उन्होंने कहा पैंथालासा। तो फिर उन्होंने कहा पेंजिया का जो है डिस्ट्रप्शन हुआ, इसके दो हिस्से हो गए। ये पेंजिया जो है इसके दो हिस्से हो गए, बिल्कुल दो हिस्से हो गए, नॉर्थ हिस्सा और साउथ वाला हिस्सा। नॉर्थ वाले हिस्से को उन्होंने कहा ये अंगारा लैंड है, या लॉरेशिया का नाम भी दिया, और साउदर्न वाले हिस्से को उन्होंने कहा ये गोंडवाना लैंड है। तो ये सब सारा खेल जो है दोनों हिस्से कार्बोनिफेरस पीरियड में हो गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लैंड मास जितनी भी आप देख रहे हैं ये ड्रिफ्ट हुई दो डायरेक्शंस में। एक इक्वेटर वर्ड मूवमेंट, जैसे मान लो ये पोल है, पोल से जो है इक्वेटर वर्ड मूवमेंट हुआ, एक तो ये हुई ये वाली मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट जो है यहाँ से जो है वेस्ट वर्ड मूवमेंट हो गई। तो दो तरह की उन्होंने कहा मूवमेंट्स हुई इस जो है पेंजिया में, पेंजिया के लैंड मासेस में। उसके बाद कुछ बेसिक फेजेस की बात उन्होंने की कि कुछ फेजेस जो हैं इस डिस्ट्रप्शन में हुए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि टिथीसी कैसे बना। ये जो आपका ये जो पूरा लैंड मास था जिसको उन्होंने पेंजिया कहा, इस पेंजिया के सराउंडिंग में जो है वाटर बॉडी थी, जो पैंथालासा उन्होंने कहा। इसके दो हिस्से हो गए। जब दो हिस्से हुए, ये नॉर्दर्न पार्ट हुआ अंगारा लैंड, और ये साउदर्न पार्ट जो है गोंडवाना लैंड। तो ये जो पूरा जब ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे एक ये बन गया, एक जगह सी बन गई, तो इसमें पानी आ गया और इस पानी वाले एरिया को उन्होंने कहा टिथीसी। तो अब हम ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ये टिथीसी कैसे बना। वही मैंने लिखा है, पेंजिया दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, और जो इंटरवीनिंग स्पेस था उसमें पानी भर गया, उसको उन्होंने टिथीसी कहा। और इसी फेज ऑफ डिस्ट्रप्शन को और टिथीसी के बनने को उन्होंने कहा ओपनिंग ऑफ टिथीज। उसके बाद अब ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं। ये ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स जो है दो डायरेक्शन में हुई, जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी, वेस्टवर्ड की तरफ और पोल से जो इक्वेटर वर्ड की तरफ। तो जब पोल से लैंड मासेस इक्वेटर की ओर आई, उस जो है उस फ्रेज को उन्होंने कहा फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स। उस स्टेज को उन्होंने कहा, या उस मूवमेंट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ लैंड मास को उन्होंने कहा फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स। और ये गोंडवाना लैंड जो था ये डिस्टर्ब हुआ क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड की एज है 65 to 144 मिलियन ईयर्स। और इससे क्या बना हमारा, ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में यहाँ पे, इससे क्या क्या बना, साउथ अमेरिका बना हमारा, अफ्रीका बना, इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट बना, ऑस्ट्रेलिया बना और अंटार्कटिका बना। उसके बाद से जो है अफ्रीका से ब्रेक हुआ, इस अफ्रीका से ब्रेक हुआ साउथ अमेरिका, और यूरोप से ब्रेक हुआ आपका नॉर्थ अमेरिका। इससे हमारा जो ब्लू ब्लू आप देख रहे हैं अटलांटिक ओशन बना। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था इसका वो हमारा पैसिफिक ओशन बना। उसके बाद देखते हैं, तो द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स लेट द प्रेजेंट जो है पैटर्न एंड अरेंजमेंट। इस ड्रिफ्टिंग से क्या हुआ, इससे अभी जो है प्रेजेंटली पैटर्न जो है लैंड मासेस का, जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट अर्थ टुडे, ये बना है। जो हमारी आज प्रेजेंट शक्ल में जो है ब्लॉक्स ऑफ लैंड हमारे पास मौजूद है वो बने। लेकिन एक बात जो है इट इज़ वर्थ वाइल टू नोट, एक बात काबिल जिक्र है यहाँ पे कि उनका कहना ये था, जब ये लैंड मास जो है वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रही थी, इस तरह से मूवमेंट कर रही थी, तो ये जो है अटलांटिक ओशन बन रही थी। उसके बाद ये जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं रॉकीज़ का एरिया और ये एंडीज़ का एरिया, ये रॉकीज़ माउंटेन और एंडीज़ माउंटेन का जो है ये बन गई। इनका बनना कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि इनका कहना है वैगनर का, ये जो सियाल के ऊपर सीमा मूव कर रहा था, लेकिन सीमा के लिए सीमा के लिए सियाल ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। उस रेजिस्टेंस की वजह से जो है ये रॉकीज़ और एंडीज़ बने। न कि रॉकीज़ और एंडीज़, बल्कि ये एल्प्स हैं, जो है अल्पाइन रेंज ये भी बन गई। अल्पाइन रेंज कैसे बनी, ये वाला एरिया जो है इक्वेटर मतलब मूवमेंट हुआ किसका, अफ्रीका का और यहाँ से यूरेशिया प्लेट का, इससे जो है हमारी अल्पाइन रेंजेस बनी। तो ओशनिक रिज के बारे में उन्हें कहा गया, जो ओशंस के बीचों बीच में माउंटेन्स हैं उनके बारे में जब पूछा गया, जैसे यहाँ अटलांटिक ओशन के बीच में मिड ओशनिक रिज है, यहाँ भी पैसिफिक में भी जो है मिड पैसिफिक रिज है, और इंडियन ओशन में भी जो है माउंटेन रेंजेस हैं, ओशनिक रिजेस हैं। उनके बारे में जब उससे पूछा गया ये कैसे बनी, उन्होंने कहा जब ये प्लेट्स मूव कर रही थी, तो जो प्लेट का एरिया, जो इसके एजेस, जो इसके साथ जो है प्लेट मूवमेंट के साथ पेस मेंटेन नहीं कर पाए, वही जो टूटे, इससे वही टूटने वाली पार्ट्स जो हैं वही जो है ओशनिक रिजेस जो है उनसे बनी। तो आगे देखते हैं,
लेकिन कुछ एविडेंसेस उन्होंने दिए अपने थ्योरी के फेवर में। वो एविडेंसेस क्या थी? सबसे पहला एविडेंस उनका था बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस जिग्सा फिट। उन्होंने कहा ये जो आप देख रहे हैं साउथ अमेरिका, अगर आप साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट को मिलाएंगे अफ्रीका वाले वेस्टर्न पार्ट से तो बिल्कुल एकदम फिट बैठेगा, जैसे लगेगा दोनों जो हैं एक ही हिस्सा थे पहले। इसी तरह से अगर ये यूरोप का हिस्सा इसका वेस्टर्न पार्ट नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट के साथ मिला लिया जाए तो बिल्कुल एकदम फिट बैठती हैं। तो इस फिट बैठने वाली शक्ल को उन्होंने कहा, इसको जो है कहा जिग्सॉ कॉन्सेप्ट। ये जिग्सॉ कॉन्सेप्ट था वैगनर का। इसी तरह जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या देखा उन्होंने? ये जो अटलांटिक ओशन है, ये एक मिनट, अटलांटिक ओशन देख लीजिए आप यहाँ पे, ये वाला अटलांटिक ओशन है। उन्होंने कहा इस अटलांटिक ओशन के ये वाला हिस्सा भी और इस वाला साइड भी, मतलब वेस्ट वाला एरिया भी और ईस्ट वाला एरिया भी जो है, इसका अगर रॉक स्ट्रक्चर देखा जाए वो बिल्कुल सेम है। और इस कोस्ट को अगर देखा जाए, जो यहाँ पे माउंटेन है वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, इस तरफ भी और इस तरफ भी बिल्कुल इसी तरह है, परपेंडिकुलर माउंटेन्स। तो इसे उन्होंने कहा कि सिमिलर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद 2-3 एविडेंसेस और दे दी। फॉसिल एविडेंस खास तौर से उन्होंने जो है, इनका इंपॉर्टेंट चीज़ था फॉसिल एविडेंस क्या दिया उन्होंने? ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ मैमल्स हैं। ये एक मैमल है साइनोगनेथस और ये भी दूसरा मैमल है। या ये जो आप इनकी जो आप देख रहे हैं ये कलर, ये जहाँ जहाँ से जाता है, चाहे इंडिया में हो, अफ्रीका में हो, या चाहे इसमें जो है अंटार्कटिका में है, तो यहाँ पे सारे इन मैमल्स का एविडेंस देखा गया, इनके फॉसिल एविडेंस को देखा गया, वो बिल्कुल सेम था, एक ही मैमल का। इस वाले एरिया में भी अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में इस मैमल का जो है फॉसिल एविडेंस देखा गया। ये 3 मीटर का लंबा रेप्टाइल था। और ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में और उसके बाद अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में, ये ग्लोसोप्टेरिस फर्न है। इसके फॉसिल एविडेंसेस देखे गए इन सारे एरिया में। इससे क्या हमें पता चलता है? यूनिफिकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, कि सारे कॉन्टिनेंट जिनमें एक ही तरह का फॉसिल पाया गया वो सारे किसी ज़माने में एक हुआ करते थे। उसके बाद पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस और पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस। पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस भी हमने देखा, सेम पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस पाई, ग्लेशियल डिपॉजिट हमने पाए पर्मोकार्बोनिफेरस एज के इन सारे एरियाज़ में। तो उससे भी इनकी यूनिफिकेशन की बात हुई कि हाँ ये सारा पूरी लैंड सरफेस जो है, पूरा क्रस्ट ऑफ अर्थ एक जो है एक ही यूनाइटेड था। तो पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है। पैलियोमैग्नेटिज्म हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेटाइजेशन रिकॉर्ड को, या परमानेंट मैग्नेटिक रिकॉर्ड को, जो कि रॉक्स में रहता है, जिससे हम अर्थ के जो है क्रस्ट को जो है, मतलब उसकी एज बता पाते हैं, उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट कर पाते हैं अर्थ के एंशिएंट मैग्नेटिक फील्ड को। तो इससे जो है प्रूव हुआ कि बिल्कुल हाँ 542 मिलियन ईयर पहले जो है एक मतलब ज़माना था पैलियोज़ोइक एरा, उसमें जो क्या था, देयर वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ पेंजिया, कि हाँ सारी ज़मीन जो है एक साथ थी। तो उसके बाद जो है कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इस थ्योरी के अगेंस्ट जो है कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो है मतलब पैदा हुए। वो क्या थे? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हमारा अगेंस्ट द ड्रिफ्टिंग फोर्सेस या डिसरप्शन। चूँकि इन्होंने कहा ये जो फोर्सेस थी मतलब इसके ख़िलाफ़ जो है, जो वेस्टवर्ड और इक्वेटर वर्ड मूवमेंट, मतलब उन्होंने कहा था कि देखिए एक तो ये इक्वेटर है, एक तो पोल से जो है इक्वेटर की वर्ड मतलब एक मूवमेंट होता है और वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी होता है। दूसरा उन्होंने कहा था वेस्टवर्ड मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ टाइड्स। तो इनका कहना ये था ये जो टाइडल फोर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल, लेकिन हम जो कहते हैं अगर ये टाइडल फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता इनके खिलाफ, ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है इनकी थ्योरी के खिलाफ, कि जितना इस टाइम प्रेजेंट है टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उससे जो है 10,000 मिलियन टाइम्स ज़्यादा टाइडल फोर्स होना चाहिए था, तब जाके जो है इतनी बड़ी लैंड मासेस का ड्रिफ्टिंग हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना लाजमी बनता है कि अगर उतना टाइडल फोर्स प्रेजेंट होता तो एक साल में जो है अर्थ का रोटेशन बंद हो गया होता। तो ये इनकी बात जो है बिल्कुल गलत साबित हो गई कि वेस्टवर्ड मूवमेंट टाइडल फोर्स की वजह से हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आर्थर हाल्मस एक बरतानिया के जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि आपको तो पता नहीं है असल में किस चीज़ से जो है ये मूवमेंट ऑफ टाइड ये हुआ है, ब्रेकिंग किस चीज़ से हुई है, मतलब कॉन्टिनेंटल पार्ट्स की। तो मैं बता देता हूँ, असल में मेंटल में जो है कन्वेक्शनल फोर्स होते हैं, तो कन्वेक्शनल करंट्स पैदा होते हैं, उसकी वजह से जो है ड्रिफ्टिंग होती है। असल में वैगनर का टाइडल फोर्स और वेस्ट और जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि कन्वेक्शन करंट रेस्पॉन्सिबल है। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट था अगेंस्ट द फोर्स ऑफ डिसरप्शन। उसके बाद जो है दूसरा इनका जो मेन चीज़ था वो जिग्सा फिट का कॉन्सेप्ट, उसके खिलाफ भी जो है कुछ परेशानियां सामने आ गई। तो ड्यू टॉइट एक स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि जब हम जो है इस मतलब अटलांटिक के दोनों कोस्ट को मिलाते हैं, ये जो है साउथ अमेरिका का ये हुआ आपका, तो ये जो है आपका अफ्रीका का पार्ट हुआ, जब इनको मिलाते हैं तो बीच में एक गैप रह जाती है लगभग 400 से 800 किलोमीटर का गैप, क्योंकि इस तरफ भी कॉन्टिनेंटल शेल्व्स हैं, इस तरफ भी शेल्व्स हैं, या इस तरफ भी जो है स्लोप है, इस तरफ भी है। तो ये पूरी तरह से अच्छी तरह से दोनों कोस्ट आपस में मिल नहीं पाते हैं। और उसके बाद माउंटेन ओरोजन या माउंटेन बिल्डिंग के ख़िलाफ़ जो है कुछ
आर्ग्यूमेंट्स पैदा हुए। वो आर्ग्यूमेंट क्या थे? इन्होंने कहा था कि असल में सियाल के ऊपर सीमा फ्लोट करता है, ये सियाल है, ये जो है सीमा के ऊपर फ्लोट करता है, सीमा के ऊपर। लेकिन जब इनसे पूछा गया रॉकीज एंडीज कैसे बने हैं, तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये सीमा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो ये अपनी ही बात का जो है उन्होंने कंट्राडिक्ट किया। तो उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट था। अब लास्ट में कंक्लूजन क्या है? ऑल्दो हमारे पास जो है ड्राइविंग मैकेनिज्म की, वैगनर के पास ड्राइविंग मैकेनिज्म का कोई जवाब नहीं था, लेकिन तो इसीलिए जो है उन्होंने काफ़ी सीवियर क्रिटिसिज्म को इनवाइट किया बहुत सारे स्कॉलर्स की वजह, जो है मतलब स्कॉलर्स की ओर से। तो लेकिन तब भी जो है 1950 तक तो चलो मान लिया इस थ्योरी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन 1950 के बाद दिस थ्योरी बिगेन टू गेन वाइड एक्सेप्टेंस। इस थ्योरी को काफ़ी एक्सेप्टेंस मिला ऑन अकाउंट ऑफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस प्रोवाइड बाय पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज़। जब हमने पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज़ की, उससे हमें बिल्कुल ये बात साफ जाहिर हुई कि 540 मिलियन ईयर पहले एक जो है लैंड मास हुआ करता था जो यूनाइटेड था। तो इस तब भी हम कह लेते हैं कि ये थ्योरी जो है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। थैंक यू, डू सब्सक्राइब टू रिमेन इन टच।